हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे श्वासोच्छ्वास और श्वसन की क्रिया में डिफरेंस। उसके बाद क्या जानेंगे? तो हम लोग जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का फेफड़े के अंदर आदान प्रदान कैसे होता है। इन दोनों टॉपिक को जानेंगे और इसके बाद अगर टाइम बचा तो हम लोग चर्चा करेंगे कि बॉडी के अंदर अर्थात कि ब्लड के अंदर किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यह सर्कुलेट करता है। यह पूरी क्रिया आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की। और पहली स्टार्टअप करेंगे हम लोग श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। जो चीजें जितना इजी लगती है ना क्वेश्चन, वो उतना ही टफ लगता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था या अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि श्वसन की क्रिया के अंदर का मतलब श्वासोच्छ्वास की क्रिया, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, यह कंप्लीट प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में डिफरेंस क्या है। तो बातें ऐसी होती है कि जितना ज्यादा डीप जाएंगे उतना ज्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, और जितना अपर लेवल तक आप पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपको डिफरेंसेस और उतना बारीकी से समझना जरूरी हो जाता है। तो थोड़ा सा ज्यादा डीप नहीं, लेकिन फिर भी ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या डिफरेंस है। पहली टॉपिक क्या चर्चा करते हैं? श्वसन श्वसन और श्वासोच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास में क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस देखने हमें कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास की क्रिया में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, श्वासोच्छ्वास की बात कीजिएगा और श्वसन की बात कीजिएगा तो देखिए, श्वसन सबसे बड़ी बात है कि यह जटिल प्रक्रिया है। सीधी शब्दों में अगर बात करें तो यह एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें तो श्वासोच्छ्वास क्या है? एक सरल प्रक्रम है। एक सरल प्रक्रम है, या सीधे शब्दों में क्या है कि यह सीधा सिंपल सरल कार्य है, सीधे शब्दों में बात करें तो। ठीक है। और ये क्या है? जटिल प्रक्रिया या जटिल प्रक्रम है। इनके अंदर क्या मिलेगी हमें कि इनके अंदर हमें ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया देखने को मिलती है। ऑक्सीकरण की क्रिया देखने को मिलती है। इसमें क्या? भोज्य पदार्थों का जलन, भोज्य पदार्थों का दहन देखने को मिलता है हमें। पदार्थों का दहन देखने को मिलता है। ठीक है। और यह दहन कैसी होती है? तो यह दहन मंद दहन की क्रिया होती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए श्वसन कैसी क्रिया है। तो श्वसन एक प्रकार की मंद दहन की क्रिया है, धीरे धीरे जलने वाली क्रिया है। कभी कभी ऑक्सीडेशन की क्रिया को ऑक्सीकरण ना लिखकर दूसरे शब्दों में पूछ देता है कि बताइए कि इसमें से श्वसन कौन सी क्रिया है। आप ही से पूछ लेते हैं कि बताइए श्वसन कौन सी क्रिया है, उपचयन, उपचयन या फिर अपचयन। ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिए कि बताइए ऑक्सीकरण जो क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया को आप उपचयन कहेंगे या अपचयन कहेंगे। तो कंडीशन टफ हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है। तो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ध्यान रखिएगा इन चीजों को, बार बार एग्जाम में आता है और बार बार उपचयन और अपचयन में बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। तो उपचयन का मतलब क्या? ऑक्सीकरण। मतलब क्या? यह एक जटिल प्रक्रिया है, और इस जटिल प्रक्रिया में मेन चीज क्या होती है कि यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ है ना, ये दहन होगा, इसका मतलब ये जलेगा। ठीक है। और जब जलेगा तो कैसा चलेगा? मंद दहन। अब पूरी तरह से तो आग लगने वाली है नहीं फेफड़े के अंदर, आपकी कोशिकाओं में आग लगने वाली नहीं है, लेकिन स्लोली स्लोली धीरे धीरे ये जलेंगे। और जलने की क्रिया जो होगी जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, तो वह कहलाता है आपका क्या? ऑक्सीकरण। ठीक है। अर्थात कि ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिंपल तौर से पदार्थों का वायु का आदान प्रदान होगा। सिर्फ क्या होगा? वायु का आदान प्रदान होगा। और आदान प्रदान के अंदर कोई क्रिया नहीं होने वाली है, सिर्फ आदान प्रदान होगा, लेकिन इसमें कोई क्रिया हो नहीं रही है, क्रिया नहीं होती है। क्लियर है आप लोग को?
कि इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है कि ये क्रियाएं होती है। अब क्रिया नहीं होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर गैस आ रहा है जा रहा है भी तो क्रिया है। क्रिया नहीं होने का मतलब कि इस प्रकार की कोई ऑक्सीकरण अवकरण जैसी क्रिया उसमें हमें देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है? और इनके अंदर क्या भोज्य पदार्थ का दहन होगा और ऑक्सीकरण होगा। क्लियर है आप लोग को? इनमें वो सारी क्रियाएं आएंगी, अर्थात कि श्वसन के अंदर श्वासोच्छ्वास आ सकता है। श्वासोच्छ्वास श्वास श्वसन की एक भाग है। श्वासोच्छ्वास श्वसन का ही एक भाग है, श्वसन का ही भाग है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी क्या होगी? श्वसन का ही एक टुकड़ा हो गया, एक भाग हो गया। मतलब क्या कि सभी हम कह सकते हैं कि श्वासोच्छ्वास श्वसन है, लेकिन पूरी श्वसन की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास नहीं कह सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? मतलब कि यह जटिल प्रक्रिया और वह सरल प्रक्रिया, उसमें पदार्थों वायु का आदान प्रदान, जबकि इसमें भोज्य पदार्थों का दहन, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया, श्वासोच्छ्वास क्रिया इसकी एक भाग, ये सारी क्रियाओं को लेकर ये सब बनता है आपका क्या? श्वसन की क्रिया, जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसके अंदर मुख्य रूप से क्या आते हैं? इसके अंदर दो प्रकार की रेस्पिरेशन के पार्ट आते हैं। एक इंस्पिरेशन आता है, इंस्पिरेशन आता है, और दूसरा क्या? एक्सपिरेशन आता है, एक्सपिरेशन आता है। ठीक है, मतलब क्या? पदार्थों को बाहर निकालना, यानी कि प्रवेश। इन का मतलब क्या? प्रवेश। और एक्स का मतलब क्या? बाहर जाना, एग्जिट होना। माने इन और इनहेल और एक्सहेल, इससे हम लोग कहते हैं एक और बात, इनहेल करना माने अंदर लेना, और एक्सहेल करना बाहर निकालना। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, लेकिन इनके अंदर पूरी वह प्रक्रिया आएगी जिनकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जाती है और जिनके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होती है। वह कंप्लीट प्रक्रिया किसमें आएगी? श्वसन के अंदर आएगी। तो ऐसा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला टॉपिक आसानी से क्लियर हो गया। अब चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि फेफड़े के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों का आदान प्रदान होता कैसे है। देखिए, फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। अब जरा देखिए, गैसों के आदान प्रदान की बात करते हैं तो इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? O2 की और CO2 की। यही गैसें आदान प्रदान होती है। अब अगर हम बात करते हैं O2 और CO2 की, तो कंफर्म हो गया कि O2 पर भी कुछ प्रेशर बनता होगा, यानी प्रेशर, बिना प्रेशर का, बिना दाब का कोई भी गैस एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है क्या? तो नहीं जा सकता है। फिर ठीक उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड पर भी कुछ दाब बनते होंगे। क्लियर है? तो पहले नंबर इसको डिनोट कर ले कि ऑक्सीजन के अगर दाब को हमें डिनोट करना होगा तो हम लिखेंगे PO2। तो PO2 का मतलब हो गया प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है आप लोग को? PO2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, न कि इसे फास्फोरस डाइऑक्साइड समझिएगा। इसे फास्फोरस डाइऑक्साइड नहीं समझना है, इसे क्या समझना है? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए मैंने PO2 लिखा और नीचे आपको बता दिया कि इससे हमें समझना क्या है? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखेंगे PCO2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंडीशन ये ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को कि PCO2 का मतलब प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और PO2 का मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? और आपको पता है कि गैसों का आदान प्रदान होना है तो बिना दाब का तो होगा नहीं। जैसे हम बात करते हैं किसकी? विसरण की क्रिया की। तो विसरण की क्रिया में कैसे होती है? जहां पे अधिक दाब होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार की ग्लास है और इन दोनों ग्लास के बीच में इंटरलिंक है, एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अधिक पानी है और यहाँ पे कम पानी है, तो ये पानी का ट्रांसफर होगा, कब तक होगा, ए से बी की तरफ होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए तब तक होते रहेगा। या फिर अगर दूसरे एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि एक कप ग्लास, आपका एक गिलास पानी है और इसमें हमने चीनी डाल दिया और चीनी डालने के बाद यह चीनी सीधा नीचे चला गया। अब क्या मीठापन सिर्फ नीचे रहेगा, सिर्फ इसके पेंदी में, सिर्फ नीचे वाले स्तर में हमें मीठापन लगेगा? नहीं, बल्कि यह घूमेगा और धीरे धीरे घुलेगा तो हर जगह समान रूप से मिठास महसूस होगी। और यह चारों तरफ जो मिठास महसूस हो रही है यह विसरण की क्रिया कारण। तो प्रसार क्या होता है, जहां पे कम सांद्रता है अधिक सांद्रता की तरफ, गैसेस है अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में धूल निकलते हैं या फिर उसमें से गैस निकलती है, धुआं निकलते हैं, थोड़े देर में देखते होंगे धुआं चारों तरफ बिखर जाती है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, जहां पे आपकी गैस निकलती है उसके बाद तुरंत वो चारों तरफ फैल जाती है। या जहां पे गाड़ी चलती है देखते होंगे बड़ी तेजी से वहां पे धूप पहुंचती है, आपका धूल पहुंचती है। मतलब क्या, उन क्षेत्रों में हवा की कमी हो जाती है और अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से भागती हुई धूल वहां पे पहुंचती है। मतलब ये प्रेशर का खेल है, पूरा किसका खेल है, प्रेशर का खेल है। ठीक है, चलिए जरा बात कर लेते हैं कि फेफड़ा के अंदर प्रेशर बनता कैसे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखिए, अब सीधा लिख देते हैं PCO2 और PCO2। ठीक है, यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे PO2 लिखा हुआ है, ये वाला क्षेत्र मान लीजिए कि वायुमंडल का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, वायुमंडल का। क्लियर। और ये हमारे बॉडी के अंदर वाला पार्ट है और बॉडी के अंदर वाले पार्ट में ये हमारी नसें हैं, मतलब कि ये हमारी शिरा है। धमनी और शिरा होती है ना, ये मान लीजिए कि शिरा है। अब शिरा के अंदर आपकी क्या है, ब्लड घूम रहा है, ब्लड है। और इस ब्लड के अंदर देखा जाए तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तो यहां पर भी ऑक्सीजन पे कुछ ना कुछ दाब बनता होगा। तो बात यहां पे होती है कि शिराओं के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन पे जितना ज्यादा यहां पर दाब रहता है वायुमंडल में, उससे कहीं ज्यादा अधिक दाब वहां पे पाया जाता है। अब बताइए, जब वायुमंडल के ऑक्सीजन में ज्यादा दाब है और हमारे शरीर की शिराओं में, हमारे शरीर में जो शिरा है उन शिराओं में ऑक्सीजन का दाब कम है, तो उस कंडीशन में यह ऑक्सीजन कहां से पहुंचेगा, तो वायुमंडल से निकलकर यह हमारी शिराओं की तरफ गति करेगी कि नहीं करेगी, तो बिल्कुल करेगी, क्योंकि यहां पे दाब क्या हमारा कम है और यहां पे दाब हमारा क्या है, अधिक है। तो हमेशा दाब क्या होगी, अधिक से कम की तरफ होती है। तो आसानी से यह ऑक्सीजन आसानी से प्रवेश करके हमारी शिराओं में प्रवेश करने लगते हैं। जब यह दाब अंदर की तरफ बढ़ता है, जब ऑक्सीजन अंदर की तरफ प्रवेश करता है तो आसानी से प्रवेश करने लगता है और यह क्रिया तब तक होती है जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। यानी कि ऑक्सीजन उतना ही प्रवेश करता है जितना के जाने से दोनों का प्रेशर इक्वावेलेंट हो जाए, इक्वल हो जाए। अब दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद वो रुक जाएगी, क्योंकि कब तक इसमें से पानी ए से बी में जाता है, जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं होते। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो बताइए ए से बी में जाने की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। जब पूरे तरफ चारों तरफ समान मिठास हो जाएगा इसमें, तो बताइए इसमें चीनी को और चारों तरफ कहीं घूमने की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो कंडीशन यही है कि ऑक्सीजन तब तक शिराओं में प्रवेश करेगा जब तक वायुमंडल का प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ क्या आपके शिरा के अंदर जो है, आपके वेनस के अंदर है, इस वेन्स के अंदर और ये आपके वायुमंडल के अंदर दोनों इक्वल ना हो जाए, तब तक ये शिराओं में ऑक्सीजन का प्रवाह होता रहेगा।
अब ऑक्सीजन जब अंदर प्रवेश करेगा तो अपनी क्रियाओं में इसका उपयोग करेगा। फिर सेम कंडीशन क्या होगा कि सेम कंडीशन उत्पन्न होती है कि आपके फेफड़ा वाले भाग में क्या कंडीशन होती है कि बाहर जितने भी होंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाहर लाने वाली जितनी भी आपकी धमनियां है जो आपकी ऑक्सीजन को यानी अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी हिस्सों से लेकर आएगी, तो उसमें जो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब क्या, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उनकी मात्रा और जो फेफड़े में प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उनसे कहीं ज्यादा होती है। मतलब क्या, यहां पर क्या है कि यहाँ पे रक्त वाली जो आपकी रक्त नलिका है, देखिएगा रक्त नलिका है, इस रक्त नलिका में यानी कि ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है यह अधिक होता है, अधिक होता है। और फेफड़े के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाले में आपका प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो बताइए कि फेफड़ा में अगर कम होगा, फेफड़ा में अगर प्रेशर जिस चीज का कम होगा और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो बताइए यह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से अंदर जाएगा या अंदर से फेफड़ा की तरफ आएगा। तो कंफर्म हम कहेंगे कि जिस तरफ अधिक प्रेशर है वहां से निकलकर कम प्रेशर की तरफ जाएगा। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करेगा, यह आसानी से फेफड़ाओं में पहुंच जाता है और यह लंग्स में पहुंचने के बाद आसानी से इसे शरीर से बाहर एक्सहेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये दोनों घटनाएं होती है, इनहेल और एक्सहेल की जो घटना होती है जिसमें फेफड़ा गैसों का आदान प्रदान करता है, इसमें मेन रोल किसका होता है, प्रेशर ऑफ गैसेस का, यानी गैस के प्रेशर के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और जहां पे अधिक प्रेशर होती है, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ये गति करती है। क्लियर है आप लोग को? मतलब वायुमंडल से निकलेगी और वायुमंडल से सिराओं में जाएगी और इधर फिर क्या करेगी, यह अधिक जो ताप होगी यह आपकी क्या करेगी, रक्त नलिकाओं से फिर फेफड़े में जाएगी। यह दोनों कंडीशन फॉलो होगा और दोनों प्रकार के यह गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, और यह गैसों का आदान प्रदान जरूरी क्यों है, क्योंकि भाई आदान प्रदान गैसों का नहीं होगा तो समझिए कि आवश्यक जो श्वसन के लिए, जो श्वसन क्रिया के लिए अभी हमने पढ़ा कि भोज्य पदार्थों का मंद दहन, तो यह मंद दहन कहां से होगा, क्योंकि मंद दहन में क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन अर्थात कि उपचयन, और उपचयन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यह ऑक्सीजन कहां से आएगा, तो जब यह आपका ऑक्सीजन जो होगा वायुमंडल से सिराओं में प्रवेश करके पहुंचेगा तब ऑक्सीजन का यूज होगा। अब ये ऑक्सीजन श्वसन में यूज हो गया तो फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला निकलेगा। अगर बॉडी के अंदर वह रह जाए, अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो कुछ समय में पूरे बॉडी के अंदर जहर फैल जाएगा और पूरे बॉडी में जहर फैलने का मतलब आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाती है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और इसी प्रेशर की वजह से जो रक्त नलिकाएं हैं उनमें प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की, श्वसन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रेशर बढ़ा देती है, रक्त में इसकी मात्रा ज्यादा बताने लगती है। अब ज्यादा बताने लगती है तो यह बगल वाले को हिंट्स करती है कि भाई मेरे अंदर तो ज्यादा हो गया, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे निकालना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में यह एक्सेप्ट करता है फेफड़ा, और फेफड़ा जब एक्सेप्ट करता है तो फेफड़ा इस प्रेशर को ऑब्जर्व करने के बाद फेफड़ा और आपकी रक्त नलिका, इन दोनों का प्रेशर जब एक समान होता है तब जाके रक्त नलिका से जो जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वह आपकी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और उस कंडीशन में यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर आगे बढ़ाता है, क्योंकि फेफड़ा से आगे बढ़ने के लिए फिर क्या होगी, आगे का प्रेशर कम होगा। तो जब यह फेफड़ा पंप करेगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा पंप करता है, मतलब कि बाहर जब निकलेगा उस समय इनकी पसली जो होती है वह सिकुड़ती है और जो आगे की पेशियां है वह फैलती है। जब पसली सिकुड़ेगी तो इसका आयतन घटेगा, और आयतन जब घटेगा तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वह पसली की फैलने की, सॉरी, मांसपेशिया की फैलने की वजह से बाहर की तरफ निकलेगी और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा।
ठीक है, तो यह घटना आपकी होगी किसमें, फेफड़ा में गैसों के आदान प्रदान में। तो ऐसा फ्रेंड्स से क्लियर हो गया होगा दो चीजें, एक तो आपका श्वसन श्वासोच्छ्वास में अंतर और दूसरा फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।